गरीब सवर्णों को बिहार में 10% आरक्षण फरवरी के महीने से लागू होने की उम्मीद है और इसके बाद राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ गरीब सवर्णों को मिलने लगेगा और इससे लेकर 11 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में विधानमंडल में विधेयक आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्च स्तरीय विमर्श करने के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दे दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरजेडी इस विधेयक का सदन में विरोध करेगा और आपको बताएं कि आरजेडी शुरू से ही इस बिल का विरोध करता आया है। और रवि नारायण सीधे जुड़ते हैं रवि से। रवि, सरकार ने मन बना लिया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए आज से 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने साफ ऐलान कर दिया था कि जल्द से जल्द जो है वो बिहार में भी लागू होगा स्वर्ण आरक्षण का जो बिल है। लेकिन बात तय ये बात की होनी थी कि ये सरकारी आदेश से होगा या सदन में बिल लाया जाएगा। और सदन में बिल ला करके नीतीश कुमार ने कहा है, एक ढंग से मान सकते हैं विवेक कि विपक्ष को एक बार फिर कसौटी पर कसा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है वो पार्लियामेंट में विरोध कर चुका है उस बिल के विरोध में, लेकिन ठीक विरोध में विरोध करने के बाद जो है हमने देखा था कि राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने खुल करके कहा था कि इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। तब जब ये राजनीतिक 2019 का जो संग्राम है बिल्कुल नजदीक है और बिहार में सदन में एक बार फिर से वो चुनौती होगी, तो देखने वाला होगा कि जो राजद है वो फिर से विरोध करता है या फिर विरोध कर करके क्या इसका खामियाजा जो है। ठीक है, आरजेडी की ये मांग हो सकती है, आरजेडी तैयारी कर सकती है, लेकिन क्या आरजेडी खेमे से भी इतर अलग कोई और भी नेता है जैसे जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने इसकी काफी वकालत की थी कि सवर्णों को, जो गरीब सवर्ण है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, चलिए मिल गया। उसके बाद परसेंटेज की बात हुई तो 10 से इसे 15 किया जाए, 20 किया जाए, अब इसके लिए एक लड़ाई होनी शुरू है। तो क्या लगता है आरजेडी की मंशा क्या है? ये मांझी से बिल्कुल मेल खाती है या फिर मांझी और आरजेडी की जो मंशा है दोनों अलग अलग है? देखिए, जो आरजेडी जो है वो साफ कहती है कि इस जो स्वर्ण आरक्षण बिल है उसको एक सिरे से, जो लोकसभा में हमने देखा था कि जिस ढंग से आरक्षण पर बहस हुई और बहस में जो राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद थे उन्होंने साफ तौर पे इस बिल को नकारा था, उसके विपक्ष में अपने। ठीक है रवि, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय जी, जो तैयारी एक हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कोई बड़ी तैयारी आप लोग कर रहे हैं इसके विरोध करने की। हालांकि जो विधानमंडल के बजट सत्र में बिल लाने की बात सरकार कह रही, राज्य सरकार, विरोध किस चीज पर होगा? क्या परसेंट को लेकर होगा या फिर मिलना ही नहीं चाहिए इस पर होगा? तिवारी जी, चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और चलिए रवि को एक बार फिर जोड़ते हैं। और काफी दिक्कतें होती हैं जब इस तरह के फोन कॉल्स नहीं लगते तो एक तारतम्यता टूटती है। हालांकि रवि से एक बार फिर बात करते हैं। रवि, क्या जो एक परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर तो है कि आरजेडी इसका विरोध करेगी, लेकिन सरकार की मंशा पर सिर्फ विरोध का चांटा या फिर उसका एक कह सकते हैं एक उसे धकेलना, कहीं ना कहीं उसे चोट पहुंचाना, क्या विपक्ष इतनी आसानी से कर लेगा? मंशा तो है, लेकिन किस तरीके से विपक्ष इसे चोट पहुंचा सकता है? विवेक, यही देखने वाली बात है कि इस बिल का जो है वो विरोध अगर करती है राष्ट्रीय जनता दल तो किन पैमानों पर करती है, किन तर्कों के साथ करती है। क्योंकि एक सिरे से कि ये स्वर्ण आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए, इस सिरे से तो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन से तर्क वो ढूंढती है और सदन में अपने क्या जो है वो तर्क प्रस्तुत करती है। क्या वो जीतन राम मांझी की तरह जो है वो और जो परसेंटेज है वो 15% करने की बात करती हो या फिर कोई और तर्क देती हो, लेकिन एक सिरे से ये कहना कि स्वर्ण आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए, इससे मुझे लगता है कि राजद के सब लोग बचेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है और ये खतरा कोई ठीक है। इस एक्सक्लेमेशन साइन का भी मतलब हम आपसे जानेंगे। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी शायद जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, जो आरजेडी इसका विरोध करेगा ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से हमारे तक, इसे फुल एंड फाइनल एकदम ठोक बजा कर बताइए कि तैयारी है क्या कुछ ऐसी जो सरकार बिल लाने वाली है बजट सत्र में, उसका विरोध करेगी आरजेडी?
तिवारी जी, तो चलिए जो खबर है उस पर हम फिर एक बार आते हैं। 10% आरक्षण पर विधेयक बिहार सरकार लाने वाली है और सबसे बड़ी बात कि आरजेडी की तैयारी किस तरह की है, किस लेवल की है, क्या सिर्फ वो हंगामा होगा, बैनर पोस्टर होंगे या कुछ तर्क आधारित बातें होंगी, इस पर विशेष हमारी नज़र है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक अच्छी मंशा है कि जो किसी भी तबके के हों, उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। हालांकि कितना मिलना चाहिए ये सरकार को फैसला करना, मांग बहुत उठती है। लेकिन इस बीच में जो पहले जो बयान आ रहे थे, जीतन राम मांझी ने जहां से शुरू किया था, हम इसलिए जीतन राम मांझी को बराबर कोट कर रहे हैं क्योंकि बिहार में वो एक ऐसे अकेले नेता थे जिन्होंने शुरू से ही इसकी वकालत की थी। इसके बाद नंबर आता है रामविलास पासवान की, जो दलित नेता हैं, जो दलितों की राजनीति करते हैं। उन्होंने इसकी मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी। हालांकि अब उन्हें ये चाहिए कि ये 10% नहीं 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इसकी लड़ाई एक अलग तरीके से लड़ी जाएगी। लेकिन इस बीच जो खबर है वो ये है कि आरजेडी क्या करेगी। क्या 10% बढ़ाने की जो बात है कि क्या 10% उन्हें मिला है सवर्णों को, इस पर विरोध है, या फिर रघुवंश बाबू जो कह रहे हैं पहले उन्हें कहना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। रघुवंश बाबू ने अभी तक 2 बयान अभी तक बदला है। रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, इससे समझ पाना थोड़ा सा अभी पेचीदगियों भरा इसलिए भी है क्योंकि ये जरूरी बिल्कुल हो गया है कि आरजेडी खेमे से तो हमारी बातचीत हो ही, लेकिन एक बार फिर उन नेताओं से जो दलितों की राजनीति करते हैं लेकिन तबे कुचले सवर्णों को जो आरक्षण की बात है उन्हें सपोर्ट भी करते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए, इसकी वकालत करते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होनी चाहिए। तो कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, फोन साथ नहीं दे रहा है आज और तकनीकी खामियां बीच में आ जा रही हैं, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जरूर है कि आरजेडी खेमा है। हालांकि जो सूत्र कहते हैं, सूत्र के बारे में तो कई चीजें अच्छी आ जाती हैं, मान के चलते हैं कि 70% जो खबरें होती हैं सूत्रों के हवाले से सही होती हैं। इस खबर की पुष्टि क्या आरजेडी अभी कर पाएगा? अगर हम अभी आरजेडी से बात करें, अगर मृत्युंजय तिवारी से अगर हमारी बातचीत हो पाए, ऐसी मंशा होगी कि अभी से, या फिर गोलमोल जवाब देकर के इसे अभी थोड़ा टालने की कोशिश होगी? जी विवेक, देखिए 11 फरवरी से जो है वो बजट सत्र शुरू होना है और कल जब यह फैसला हुआ है कल रात को, और सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि देखिए कि कल रात में जब यह फैसला लिया गया है कि यह सदन में बिल लाया जाएगा, उसमें मजेदार बात यह है कि इस फैसले लेने में कोई सहयोगी में किसी को नीतीश कुमार ने शामिल नहीं किया। इसमें जो हमेशा जो डिप्टी सीएम है सुशील मोदी हमेशा शामिल रहते हैं, वो मौजूद नहीं थे। वहां पे जो उनके प्रधान सचिव हैं चंचल कुमार थे, एडवोकेट जनरल थे अमीर सुबहानी थे, और उन्होंने फैसला लिया। खैर ये तो एक बात हुई, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब रात में यह फैसला लिया गया है कि सदन में बिल आएगा सरकारी, तो इस सदन में बिल लाने के बाद जो है अभी जो है वो राजद जो है वो बैठ करके मंत्रणा करेगा और अपने जितने भी वरिष्ठ नेताओं के साथ इस पर रणनीति जरूर बनाएगा कि सदन में आखिर विरोध करना है। जो खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि विरोध करेगा, लेकिन विरोध किन शर्तों पे होगा, कैसे विरोध करेगा, कि चूंकि चुनाव में इसका एक गलत मैसेज भी नहीं जाए, राजद को लेकर के एक बड़ी जो है वो गोलबंदी ना शुरू हो जाए, उसमें जो सत्ता पक्ष है उसको बोलने के लिए बहुत मौके ना मिले। तो इस पर जो है वो आज काम शुरू होगा और बैठकों के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आरजेडी क्या निर्णय लेता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि आरजेडी के तरफ अभी फिलहाल कुछ भी रवि एक खबर आपको दे दें कि कोशिश बहुत की जा रही है, हमारे सहयोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी खेमे से कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता फोन उठा लें, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। हालांकि मनोज झा से जब हमारे सहयोगियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस पर ज्यादा कुछ अब बोलने के लिए बचा नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि कल की ही बात है, कल ही मीटिंग हुई है, कल ही सब कुछ तय हुआ है जेडीयू की तरफ से, और ऐसे में आज आरजेडी ने चुप्पी साध ली। इसका क्या मतलब हो सकता है कि जवाब ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस बीच अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, जो आरजेडी ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी, हम ये जानना चाह रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरजेडी एक बड़ी लड़ाई या फिर कह सकते हैं इसका विरोध बड़े तौर पर करने की कोशिश में है, ऐसी खबरें हैं, लेकिन कोई अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? सरकार ने तो मन बना लिया है। देखिए, ऐसा है कि ये वही पार्टी है, उसी दल के नेता है जिनके बड़े नेता जो आजकल जेल में हैं, उन्होंने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो। ये भूरा बाल साफ करो, तो इनकी जो नफरत है सवर्णों के प्रति, और ये वही नेता है जो 1993 में अति पिछड़ों का एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 का विरोध कर
कल भी ये वही नेता है जो कल यादव महासभा हुई थी गुड़गांव में, उसमें इन्होंने डिमांड किया कि यादवों को एनेक्सर 1 में शामिल करो। तो इनका बस चले ना, तो सारा आरक्षण यादवों के लिए नहीं, सिर्फ लालू यादव के परिवार के लिए, उनके कुंबे के लिए ही रखे। तो ये अति पिछड़ा विरोधी आदमी और क्या करेगा, और ये अब सवर्ण विरोधी भी हो रहे हैं। इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको सारा का सारा चीज अपने कुंबे के लिए चाहिए। इसमें एक बात और भी है कि हम रघुवंश बाबू को इसमें जोड़ेंगे कि रघुवंश प्रसाद सिंह बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू जो कह रहे हैं कि आप पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रख रही। रघुवंश बाबू जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि राजद क्यों मतलब 10% आरक्षण का आरजेडी ने विरोध जो किया है उसका एक अलग एंगल वो बता रहे हैं। हालांकि ये गोलमोल जवाब ही हम मानेंगे कि वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है सवर्णों की विरोधी नहीं है, हम सभी जातियों में वैसे लोगों के साथ है जो बहुत दबे कुचले हैं। तो इसका क्या मतलब है? अति पिछड़े और सवर्ण अब आरजेडी के किसी नेता को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, ये तय हो गया है। और अब ये बात का इनके कमान से निकल चुका है, ये विरोध करके अब वापस बैकफुट पे जा रहे हैं। कोई नेता कुछ बोल नहीं रहा है। रघुवंश बाबू बोले पार्टी से गलती हुई, पुनः विचार होगा, तो कोई नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि तीर कमान से निकल गया है। और अब कुछ भी बोलने से इनकी मंशा तो जाहिर हो गई है, एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरह से। तो आने वाले दिनों में घमासान आरजेडी में होगा, आरजेडी टूटने वाली है, ये तय। लोकसभा चुनाव के पहले आरजेडी का विघटन तय। एक आरजेडी ने नारा दिया कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी ही भागीदारी, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम आय वालों को इसका फायदा मिलना चाहिए, ये आरजेडी का कहना है। आरजेडी ऐसा बयान अपने दिमाग में भी रख रहा है। क्या ये पॉइंट किस तरीके से सही होता है, या फिर इस पॉइंट का तोड़ क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये नारा कोई आरजेडी ने नहीं दिया, ये राम मनोहर लोहिया के समय से ये नारा चल रहा है, ठीक है ना। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज उसी अनुपात में ये काम हुआ है। और इसके आगे बढ़ के नीतीश कुमार ने कल एक मांग भी कर डाली कि 2021 में जाति आधारित जनगणना की, बिल्कुल, और उसके हिसाब से आरक्षण को फिर हम लोग पुनरीक्षित करेंगे। आज जब ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार ने उठाया, मोदी सरकार ने उठाया कि आरक्षण के लिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किया, तो 2021 के बाद मैं तो कहता हूँ कि फिर से जाति जनगणना करके जिस जाति की जैसी स्थिति है उसके हिसाब से आरक्षण का पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। और जरूरत पड़े तो इसमें संशोधन करके आरक्षण की सीमा को और बढ़ाइए, दिक्कत कहाँ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी अजय आलोक को आप सुन पा रहे थे और रवि हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, जेडीयू का कहना और जेडीयू की जो मंशा है वो स्पष्ट है। हालांकि लोहिया की उस बात को लेकर आरजेडी चल रहा है जिससे वो कह रहा है कि वो हमारा नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, और 2.5 लाख वाली जो एक बैरिकेटिंग है उतना रखना चाहिए कि 2.5 लाख का जो एक लाइन है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अलग अलग मांग है। हालांकि इसे आरजेडी किस तरीके से प्रूव करेगा, साबित करेगा, जनता को समझाएगा, तो ये जरा देखना होगा। फिलहाल आज जो अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आरजेडी खेमे से कोई बयान तो नहीं दे रहा, फोनों देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि बस इस पर जो बोलना था हमने बोल लिया। रघुवंश बाबू अगर कुछ बोल पाएं तो बोलेंगे, हालांकि उन्हें भी कहा जाएगा कि थोड़ा अभी शांत रहिए। आज क्या आरजेडी की गतिविधियां रहने वाली हैं? जी बिल्कुल विवेक, देखिए परेशानी जो है आरजेडी की समझी जा सकती है कि जब एक फ़ोन तक नहीं उठाया जा रहा हो और खुल करके अपनी बातें नहीं रख पा रहे हो तो परेशानियां साफ समझी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए जब तक तेजस्वी इसमें जो है नेतृत्व कर करके एक बैठक कर करके और एक पार्टी लाइन अगर जब तक तय नहीं होगी कि आखिर मीडिया में क्या कहना है और सदन में जो है क्या रणनीति बनानी है, तब तक मुझे लगता है कि सारे जो प्रवक्ता हैं वो कुछ भी खुल करके ना कहें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बारे में जो बिल आया है स्वर्ण आरक्षण का, उस पर लेकर के उनके कई तथ्यों को लेकर के बराबर तेजस्वी बोलते रहे हैं कि जैसे 8 लाख का जो बैरियर है उसको लेकर के, या फिर जातीय जो जनगणना है या उसको पहले घोषित किया जाए, उसके बाद इन सारे तर्कों के जरिए ये जरूर समझाया जाता रहा है कि उसके बाद हम लोग जो है वो स्वर्ण आरक्षण के पक्षधर हमेशा रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर जो है स्वर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन सारे चीजों को लेकर के ठीक है रवि, तो आज दिन भर इंतजार ही करते हैं। आज इंतजार करते हैं कि आरजेडी खेमे से कोई बयान आएगा और दर्शकों को हम दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि आरजेडी आखिर चाहता क्या है। हालांकि जो मंशा स्पष्ट है, ज़्यादा कुछ बड़ी मांग नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बिल लाने का विरोध और जिस तरह से राज्य सरकार का इस पर एक्शन है उसका कहीं ना कहीं आरजेडी खेमा विरोध कर रहा है।
और इधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 2 राउंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनावी तैयारी का जायजा लिया है। पहले राउंड में डीजीपी के.एस. द्विवेदी और वहीं दूसरे राउंड में सीएस दीपक कुमार के साथ लगभग 2.5 घंटे तक वीसी कर तैयारी का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि वीसी में 25 जनवरी को मतदाता दिवस डायल 1950 को एक्टिव करने, सुरक्षा के इंतजाम, कर्मियों को IT टूल्स की जानकारी और अधिकारी कर्मियों को इफेक्टिव ट्रेनिंग देने की समीक्षा की गई। तारीख को नेशनल वोटर्स डे का आलोक में 1950 को फॉर्मली लॉन्च होने वाला है। उसका तैयारी के संबंध में सारी इलेक्शन मशीनरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक जो हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है वो सब के बारे में। चलिए, 2019 चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन के बीच बैठकों का दौर जारी है। सीटों के बंटवारे को लेकर जहां हर दल अपने अपने दबाव बनाने शुरू कर दिए, वहीं वाम दल को कोई तरजीह नहीं दे रहा। सीपीआई ने लोकसभा में 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन वाम दलों की मांग पर कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना भी नहीं चाहता है। स्थिति तो यह है कि कांग्रेस की रैली के लिए फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि वाम दल को निमंत्रण दिया भी जाएगा या फिर नहीं। महागठबंधन में चल रही खींचतान को लेकर जेडीयू ने फिलहाल चुटकी ही ली है। जनाधार होगा उसको तो जानते हैं, हम यहाँ 8 सीट तक जीते हैं और हम में अंतर है। बीच में 3-4 इलेक्शन हमारा गड़बड़ाया है, चूंकि तालमेल ब्रेक हो गया, मोर्चा नहीं बना, अकेले सब चुनाव में लड़े, इसलिए उन लोगों का भी डाउनफॉल हुआ। किन्हीं को 2 सीट, किन्हीं को देखने कर रहे हैं 4 सीट, यही हुआ है उन लोगों की भी स्थिति। मेरी जानकारी में वामपंथी पार्टी के नेताओं के साथ संवाद कायम है, संवादहीनता की स्थिति नहीं है। आरजेडी के नेतृत्व से भी वामपंथी पार्टी के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी जो वामपंथी पार्टी के नेतागण हैं उनकी मुलाकात हुई है। लक्ष्य एक ही है, भाजपा नीतीश को परास्त करना है। 2019 भाजपा नीतीश फिनिश। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में था, वहां से उखड़ते चला गया और आज इसको क्यों पूछेगा? जो बिहार में उसका गढ़ था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने सभी दल को निगलने का काम किया। अब ये लोग का जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए उनको कोई पूछेगा क्यों। और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है और इस मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का नाम आया था। सीएम बनने के बाद मांझी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इसे रद्द किया था। मांझी राजेश कुमार की 14वीं पुण्यतिथि पर बोधगया पहुंचे थे, जहां बोधगया विधायक और स्वर्गीय राजेश कुमार के बेटे सर्वजीत ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। राजेश जी ऐसे प्रखर और लड़ने भिड़ने वाला जीवक जो राजनेता होता है शेड्यूल कास्ट में, उसके प्रति थोड़ी भी उनकी भावना है तो आज से सीबीआई इंक्वायरी का वो आदेश दे दें। जो आदेश ऑलरेडी है, जो उन्होंने कैंसिल किया है, उसको खाली पुनर्जीवित कर दें, मामला साफ हो जाएगा कि कौन इनकी हत्या करवाया है। महागठबंधन में राहुल गांधी ही नेता हैं, ये कहना है कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का। शेखपुरा पहुंचे अखिलेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं, हम लोगों के नेता हैं। महागठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी तो नेता कौन होगा? ऑब्वियसली स्वाभाविक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नेता का नाम अभी तय हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तो नेता राहुल गांधी ही हैं, निर्विवाद रूप से नेता हैं। और सुपौल में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, इससे गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि युवक काम कर घर लौट रहा था, इसी दौरान उसे मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, नहीं देने पर उसे गोली मार दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रुपया कितना था सर आपके पास? 10,000। और भोजपुर के शाहपुर बाजार में पैसों के विवाद में 2 युवकों पर एसिड से हमला हुआ है, जिसमें दोनों युवक झुलस गए। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवकों ने होटल संचालक पर आरोप लगाया है कि बताया जा रहा है कि सोनू जायसवाल का रिद्धि सिद्धि होटल के मालिक विनोद धानू के साथ पैसों का विवाद था, जिसे लेकर 2 युवक अनिल और कमलेश बातचीत करने पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद की शुरुआत हो गई। होटल मालिक ने अन्य लोगों को बुलाया और मारपीट शुरू कर दी। झगड़े में ही किसी ने एसिड से हमला कर दिया। ये 2 लोग पैसा का मामला था, जो कि 20 बचाव गए कि मैनेज करा दे। इसमें तब तैयारी से पूरा साजिश के तैयार था और सब मेरे पर पिस्टल गिरा दिया। इसके बाद एसिड से हमला कर दिया। कहाँ पर ये घटना हुआ है? ये घटना हुआ है शाहपुर पेट्रोल टंकी के पास रिद्धि सिद्धि होटल के मालिक से।
और नवादा में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि रात में सोने के दौरान उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई। हालांकि शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। महिला ने थाने में आरोपी बिहारी चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद भी मामले की सच्चाई की जानकारी मिल सकेगी। वैसा ही कि तो पीछे से गया, मुंह ऐसा करके बंद कर दिया और रूम में ठल्ले लेने चल गया। आ जाके मतलब पटक दिया। अब पटक दिया, अब क्या अंदर में किया सर तई तो हम मतलब कि अब रात के समय में मतलब वो भाग गया, तब हम लोग चिल्लाने लगा था हम लोग।